आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी, चर्चा में शामिल होने के लिए मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। तो हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है ना, उसमें कई दिलचस्प लेख, शोध और कुछ बेहद खास नोट शामिल हैं। और आज का विषय बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय 2005 में आई संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक फिल्म ब्लैक है। एक मास्टरपीस। हाँ, लेकिन हमारा मिशन आज केवल इस फिल्म की कहानी सुनाना नहीं है। तो फिर क्या है? हमारा मिशन है उन मनोवैज्ञानिक और मानवीय परतों को उधेड़ना जो इस कहानी के केंद्र में है। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां भाषा, शब्द और बाहरी दुनिया से संवाद करने का कोई भी साधन मौजूद ना हो। ये सोचना ही डरावना लगता है ना? हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना आवाज और बिना रोशनी की दुनिया आखिर कैसी होती है। और जब उस सन्नाटे में पहली बार कोई अर्थ प्रवेश करता है तो मानव मस्तिष्क कैसे प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा की पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरी कहानी आंशिक रूप से हेलन केलर के जीवन से प्रेरित है और उनके अभूतपूर्व संघर्षों से भी। हाँ, हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि फिल्म का जो डार्क और कोल्ड विजुअल पैलेट है, मतलब वो जो गहरे और ठंडे रंगों का इस्तेमाल किया गया है फिल्म में। सही कहा, वो महज एक सिनेमैटिक विकल्प नहीं था। तो वो क्या था? वो मुख्य किरदार मिशेल मैकनाली की आंतरिक दुनिया का एक सीधा विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। एक ऐसा दिमाग जो बाहरी दुनिया के किसी भी प्रकाश या ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकता, वो शाब्दिक और भावनात्मक रूप से एक गहरी ठंड में रहता है, एक गहरे अंधकार में। बिल्कुल। ये सन्नाटा कोई शांति देने वाला सन्नाटा नहीं है, ये एक बेहद भारी और बेचैन करने वाला शून्य है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। स्रोतों में शिमला की बर्फीली वादियों में जन्मी मिशेल के बचपन का जिक्र है। एक एंग्लो इंडियन परिवार की बच्ची। हाँ, एक गंभीर बीमारी के कारण वो बच्ची अपनी देखने और सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो देती है। वो एक ऐसे अंधेरे कमरे में कैद हो जाती है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है। बिल्कुल सही। नोट्स में एक डाइनिंग टेबल वाले दृश्य का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। वो सीन बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। मिशेल टेबल पर आती है, अचानक खाना फेंकने लगती है, पूरी टेबल गिरा देती है। हाँ, वो बेतहाशा चिल्लाती है, लेकिन उस आवाज में कोई शब्द नहीं है। परिवार डरा हुआ है उस वक्त। और पिता अंततः उसे एक मेंटल असाइलम यानी पागल खाने भेजने का मन बना लेते हैं। मैं सोच रही थी इस हताशा के पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है। असल में वो डाइनिंग टेबल का दृश्य इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल पहलू दर्शाता है। कैसा पहलू? मिशेल का वो हिंसक व्यवहार या जो उसका गुस्सा था ना, वो कोई मानसिक बीमारी या पागलपन नहीं था। तो वो क्या था? इसे समझने के लिए हमें भाषा की ताकत को समझना होगा। जब किसी इंसान के अंदर भावनाएं हों, जैसे भूख, दर्द, थकान या प्यार, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई जरिया ना हो। बिल्कुल, जब कोई प्रतीक या शब्द न हो तो वो ऊर्जा एक हिंसक हताशा में बदल जाती है। मतलब मस्तिष्क में विचार तो उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो पिता का उसे पागलखाने भेजने का जो विचार था, वो उस वक्त के समाज की उस सीमित सोच को दर्शाता है जो शारीरिक अक्षमता और मानसिक बीमारी के बीच का अंतर नहीं समझ पाती थी। ये बहुत ही दुखद है। समाज का ये पुराना नियम रहा है कि जिस चीज को वो समझ नहीं पाता या जो उसके नियंत्रण से बाहर होती है, सही कहा, उसे वो पागलपन का नाम दे देता है। यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक नई एंट्री होती है। बिल्कुल इसी बिंदु पर देवराज सहाय का प्रवेश होता है, जो किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। हाँ, स्रोतों में देवराज के किरदार को बहुत ही अजीब लेकिन उम्दा आत्मविश्वास से भरा हुआ बताया गया है। एक ऐसा आदमी जिसे शराब की बदबू आती है, जिसका लहजा बहुत सख्त है। पहली मुलाकात में मिशेल क्या करती है? वो एक जंगली जानवर की तरह उस पर हमला कर देती है, उसे बुरी तरह काट लेती है। हाँ, और जवाब में देवराज हार मानने के बजाय उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसकी हर जिद पर सख्ती से रोक लगाता है। ये तरीका पहली नजर में बेहद क्रूर लगता है। ऐसा लग सकता है, हाँ। मैं यही सोच रही थी कि एक बच्ची जो पहले से ही इतनी तकलीफ में है, उसके साथ ऐसी सख्ती का क्या औचित्य हो सकता है। देखिए, सतह पर देखने पर यह क्रूरता जरूर लग सकती है, लेकिन देवराज की एक अपनी अलग और बहुत स्पष्ट फिलॉसफी थी। क्या फिलॉसफी थी? वो मिशेल को कभी भी बेचारी नहीं मानता था।
हमारे रिसर्च नोट्स में देबराज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रेखांकित किया गया है। वो सिद्धांत क्या था? पहले इसे इंसान बनाना होगा, फिर पढ़ाना होगा। ये बहुत गहरी बात है। एक ऐसी बच्ची जो सालों से बिना किसी नियम के जी रही हो, सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों और हताशा के दम पे। हाँ, उसे सबसे पहले अनुशासन सिखाना जरूरी था। क्योंकि अनुशासन के बिना शिक्षा संभव नहीं है। बिल्कुल। जब हम किसी पर जरूरत से ज्यादा सहानुभूति या दया दिखाते हैं, तो हम अनजाने में उसे ये महसूस कराते हैं कि वो लाचार है। मतलब सहानुभूति अक्सर निर्भरता को जन्म देती है। और अनुशासन और सख्ती आत्मनिर्भरता की नींव रखते हैं। तो देबराज उस बच्ची को उसके अपने बनाए हुए बेकाबू खोल से बाहर खींचने की लड़ाई लड़ रहा था। सही कहा। वो उसे ये सिखा रहा था कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। इस अनुशासन ने एक जमीन तो तैयार कर दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सचमुच इस पूरे विश्लेषण का सबसे जादुई हिस्सा है। आप उस बगीचे वाले दृश्य की बात कर रही हैं ना? हाँ, मैं उसी ऐतिहासिक पानी वाले दृश्य की बात कर रही हूँ। वाटर पंप सीन। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि कैसे लगातार विफलता के बाद देबराज मिशेल को बगीचे में ले जाता है। वो उसका हाथ एक पानी के पंप के नीचे रखता है, जहाँ से ठंडा पानी बह रहा है। एक तरफ हाथ पर पानी गिर रहा है और दूसरी तरफ देवराज उसकी हथेली पर अपनी उंगलियों से लिखता है WATER, वाटर। अचानक मिशेल के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि उस बहते हुए पानी के स्पर्श और हथेली पर लिखे गए उन संकेतों के बीच एक सीधा संबंध है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्या ये महज एक शब्द को याद कर लेने की घटना नहीं थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? दर्शन और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये उस अंधेरी दुनिया में पहली बार अर्थ का जन्म था, मीनिंग का जन्म। हाँ, इसे संज्ञानात्मक छलांग या कॉग्निटिव लीप कहते हैं। कॉग्निटिव लीप, ये काफी दिलचस्प टर्म है। देखिए, जानवरों को भी आवाजों या संकेतों से प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाँ, जैसे कुत्तों को हम ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये समझना कि एक विशिष्ट संकेत किसी वस्तु का नाम है, ये विशुद्ध रूप से एक मानवीय क्षमता है। उस पल में मिशेल को ये समझ आ गया था कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज का एक नाम होता है। शब्द और स्पर्श का वो मिलन उसके लिए एक पूरे ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने जैसा था। जैसे ही उसे ये बात समझ आती है, वो पागलों की तरह भागकर मिट्टी, पेड़ और घर की हर चीज को छूती है, ताकि उनका नाम जान सके। ये एक इंसान के भीतर चेतना के जागने का सबसे शुद्ध रूप है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि केवल एक स्पर्श से किसी के दिमाग में पूरी दुनिया का नक्शा बनना शुरू हो जाए। और इसके बाद ही मिशेल के सीखने की गति पूरी तरह बदल जाती है। वो ब्रेल लिपि सीखती है जिससे वो पढ़ सके। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और चीज का विशेष जिक्र है। हाँ, हाथों के स्पर्श से संकेत भाषा यानी टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का। टैक्टाइल साइन लैंग्वेज। मैं यही सोच रही थी कि जब कोई ना देख सकता है, ना सुन सकता है, तो वो अमूर्त या जटिल भावनाओं को महज स्पर्श से कैसे समझ सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी? देखिए, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज सिर्फ इशारों को छूने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी तरह से नई संवेदी भाषा है। मतलब सेंसरी लैंग्वेज। हाँ, जब हम किसी चीज को देखते या सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसे प्रोसेस कर लेता है। लेकिन टैक्टाइल लैंग्वेज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथों के ऊपर अपने हाथ रखता है और उंगलियों की हरकतों, दबाव और दिशा को महसूस करके शब्दों को डिकोड करता है। शुरुआत में तो पानी या कुत्ता जैसी ठोस चीजें समझाना आसान होता है क्योंकि आप उन्हें छुआ सकते हैं। लेकिन कल, प्यार या ईमानदारी जैसी अमूर्त अवधारणाओं का क्या? जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, उन्हें समझाने के लिए बहुत गहरे प्रतीकों और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। तो देबराज ने मिशेल के दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया कि उसकी उंगलियों के पोर ही उसकी आंखें और कान बन गए थे। बिल्कुल। इसी ट्रेनिंग के दौरान मिशेल के जीवन में किशोरावस्था भी आती है। हाँ, प्यूबर्टी। हमारे नोट्स में एक बहुत ही संवेदनशील दृश्य का उल्लेख है जहां शरीर और मन में होने वाले बदलावों को लेकर मिशेल उलझन में पड़ जाती है। जब इंसान के पास दुनिया को देखने का कोई पैमाना न हो तो अपने ही शरीर में होने वाले बदलाव डरावने लग सकते हैं। ऐसे नाजुक मोड़ पर देबराज एक बहुत ही परिपक्व मार्गदर्शक की तरह उसे समझाता है, एक गाइड की तरह। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब मिशेल एक सपना देखती है। एक ऐसा सपना जो उस वक्त के समाज के लिए अकल्पनीय था। कॉलेज जाकर आम बच्चों के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना। और यहीं से हमें 20वीं सदी के उस समाज का असली चेहरा देखने को मिलता है। समाज मिशेल के इस सपने पर न केवल हंसता है, बल्कि कॉलेज प्रशासन उसे एडमिशन देने से साफ इनकार कर देता है।
प्रशासन के लिए एक अंधी और बहरी लड़की को सामान्य क्लासरूम में बैठाना अव्यावहारिक था। ये सिर्फ एक कॉलेज का नियम नहीं था। यह उस पूरी व्यवस्था की मानसिकता थी जो मानती थी कि विशेष लोगों को समाज की मुख्य धारा से अलग ही रखा जाना चाहिए। ये वो संघर्ष है जो हर उस इंसान को झेलना पड़ता है जो समाज के तय मानकों और खांचों में फिट नहीं बैठता। संस्थाएं अक्सर बदलाव से डरती हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी सुविधा के दायरे से बाहर आना पड़ता है। सही बात है। इसी भारी मानसिक तनाव और सामाजिक लड़ाई के बीच कहानी में एक और बड़ा भावनात्मक आघात लगता है। मिशेल के पिता का देहांत हो जाता है। ये वही पिता थे जो कभी उसे पागलखाने भेजने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अंत में वही अपनी बेटी पर सबसे ज्यादा गर्व करते हैं। पिता की मृत्यु मिशेल को अंदर तक तोड़ देती है। ऐसी स्थिति में देवराज की भूमिका और भी अहम हो जाती है, जो एक ढाल की तरह उस पूरे सिस्टम और मिशेल के बीच खड़ा रहता है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिशेल को एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन कॉलेज की दुनिया उसके लिए एक अलग ही तरह का नर्क साबित होती है। कॉलेज का वो सफर किसी भी आम इंसान को तोड़ सकता है। ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए एक ऐसे क्लासरूम की जहां प्रोफेसर लगातार बोल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, और मिशेल को कुछ भी सीधे तौर पर समझ नहीं आ रहा है। उसे हर एक लेक्चर को टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में अनुवादित करवाना पड़ता है, जो मानसिक रूप से बेहद थकाव देने वाला काम है। वो भीड़ भरे क्लासरूम में बैठकर भी ब्रह्मांड के सबसे गहरे अकेलेपन में थी। पढ़ाई का दबाव, लगातार दूसरों से पीछे छूट जाने का डर और अपनी ही सीमाओं से रोज होने वाली हताशा, ये सब इतना बढ़ जाता है कि मिशेल हार मानकर ये सफर बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लेती है। और यही वो क्षण है जहां एक शिक्षक की असली परीक्षा होती है, बल्कि उसे उसकी अपनी ताकत का आईना दिखाता है। वो मिशेल से कहता है, तुम तो अंधेरे को हरा चुकी हो, तो फिर ये दुनिया क्या चीज है? ये वाक्य अपने आप में एक पूरा दर्शन है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी असली लड़ाई उस डरावने सन्नाटे से थी, जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आई है। ये किताबें, ये परीक्षाएं और ये समाज तो उस सन्नाटे के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। इसी अटूट विश्वास के दम पर मिशेल फिर से खड़ी होती है। और जब वो अपने ग्रेजुएशन पूरा करके काले गाउन में डिग्री लेने पहुंचती है, तो पूरे हॉल का तालियों से गूंज उठना महज एक दृश्य नहीं रहता। वो इंसानी इच्छा शक्ति की विजय का प्रतीक बन जाता है। वो जीत सिर्फ मिशेल की नहीं थी, तो किसकी थी? वो शिक्षा के उस मूल उद्देश्य की जीत थी जो असंभव को संभव बनाने में विश्वास रखता है। सच में। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में आगे जिक्र है, जिंदगी कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। इस पूरी यात्रा के सबसे भावुक पड़ाव पर वक्त का एक ऐसा क्रूर पहिया घूमता है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। अब तक जो देवराज एक चट्टान की तरह मिशेल के साथ खड़ा था, वो अपनी स्मृतियां खोने लगता है। वो चीजें भूलने लगता है, रास्ते, नाम, चेहरे। ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। नोट्स में उस दर्दनाक अवार्ड समारोह का जिक्र है जहां देवराज पूरी तरह से उलझ जाता है। वो लोगों के सामने अजीब व्यवहार करता है और अपनी सुध-बुध खो बैठता है। वो उस मिशेल का नाम तक भूल जाता है जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ये देखना कितना विचलित करने वाला है कि एक इतना सशक्त इंसान अचानक अपने ही दिमाग का कैदी बन गया है। डॉक्टर इस स्थिति को अल्जाइमर की बीमारी बताते हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास और एक गहरे स्तर की विडंबना है। कैसे? जिस इंसान ने एक अंधी बहरी बच्ची को उसके मानसिक अंधकार से खींचकर रोशनी में लाया, इसने उसे शब्दों का अर्थ सिखाया और दुनिया से जुड़ने का रास्ता दिया। वो शिक्षक अब खुद एक ऐसे मानसिक अंधेरे में खोता जा रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। अल्जाइमर इंसान के दिमाग से भाषा, यादें और यहाँ तक कि उसकी पूरी पहचान को धीरे धीरे मिटा देता है। देवराज के अपने शब्द, जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार थे, अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। इस त्रासदी के बीच ही वो खूबसूरत रोल रिवर्सल यानी भूमिकाओं का उलटना घटित होता है। अब तक जो एक शिष्या थी, वो अब शिक्षक की भूमिका में आ जाती है। मिशेल अब देवराज का हाथ थामती है और उसे उसी संस्थान में भर्ती कराती है जहां देवराज ने खुद कभी अपनी जिंदगी के सबसे अहम साल बिताए थे। वो अब देवराज को उसी धैर्य, उसी जिद के साथ वापस उसकी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करती है, जैसे देवराज ने कभी उसके बचपन में किया था। और फिर वो क्षण आता है जो इस पूरे विश्लेषण का भावनात्मक चरम है। हाँ, वो दृश्य जहां मिशेल देवराज का हाथ पकड़कर उसे उसी तरह बगीचे में पानी के पंप के नीचे ले जाती है। एक तरफ अल्जाइमर से जूझता हुआ एक खाली दिमाग है और दूसरी तरफ वो इंसान जो उस दिमाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मिशेल देवराज का हाथ उस ठंडे पानी की धार के नीचे रखती है और उसकी हथेली पर अपनी उंगलियों से ठीक उसी तरह लिखती है WATER, उसी अंदाज में, उसी लय के साथ जैसे सालों पहले देवराज ने उसे सिखाया था। और उस पल देवराज की उन भटकती हुई खाली आंखों में
एक सेकंड के लिए पहचान की एक गहरी चमक आती है। एक ऐसा एहसास जो ये बताता है कि शायद दिमाग के सारे पन्ने मिटा दिए हैं, लेकिन आत्मा को वो स्पर्श आज भी याद है। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे समय एक पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी बिंदु पर आ गया हो। ये दृश्य मानवीय संबंधों की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करता है। कैसे? ये दिखाता है कि शिक्षा, समापन और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। देवराज ने जो बीज मिशेल के अंदर बोया था, वो एक विशाल पेड़ बनकर आज उसी को छांव दे रहा है। मिशेल की आत्मकथा की वो पंक्तियां जो हमारे स्रोत में दी गई हैं, इस पूरी यात्रा का सबसे सटीक सार प्रस्तुत करती हैं। कौन सी पंक्तियां? अंधेरा रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि समझ की कमी है। ये बहुत ही गहरी बात है। रोशनी कोई भौतिक चीज नहीं है जो बाहर से आती है। रोशनी तब पैदा होती है जब आपके भीतर दुनिया को समझने की क्षमता विकसित होती है। देवराज ने मिशेल को केवल शब्द नहीं सिखाए थे, उसने मिशेल को उस अंधेरे को समझने और उसे हमेशा के लिए हराने का एक हथियार दिया था। ये एक ऐसा संदेश है जो आज के हमारे जीवन में भी पूरी तरह लागू होता है। बिल्कुल लागू होता है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चुनौतियों या संवाद की कमी को लेकर हार मान लेते हैं, लेकिन जब हम मिशेल और देवराज के सफर का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सही संवाद, थोड़ा सा धैर्य और एक सही मार्गदर्शन किसी भी दीवार को गिरा सकता है। जब कोई आपको दुनिया को समझने का नजरिया दे दे तो दुनिया कभी ब्लैक नहीं रहती। एक सच्चे शिक्षक की सबसे बड़ी जीत यही है कि वो अपने छात्र के जीवन में हमेशा के लिए वो रोशनी जगा दे जो कभी ना बुझे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर इस विश्लेषण को सुनने वाले हर इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए। मैं सुनना चाहूंगा। हमने देखा कि मिशेल की पूरी पहचान और दुनिया से उसका जुड़ाव उसकी सीखी हुई भाषा और उसके शिक्षक द्वारा दी गई यादों पर टिका था। हमारा पूरा वजूद ही हमारी स्मृतियों का एक संग्रह है। लेकिन जब अल्जाइमर जैसी बीमारी सब कुछ मिटा देती है, इंसान की यादें, उसकी भाषा, उसकी पूरी पहचान, तब उस इंसान के अंदर असल में क्या बचता है? जब दिमाग के सारे पन्ने कोरे हो जाते हैं, तब हम क्या हैं? क्या हमारे द्वारा किसी को दिया गया प्यार, हमारी इंसानियत और हमारे रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वो दिमाग के मिटते हुए पन्नों पर भी हमेशा के लिए दर्ज रहते हैं? क्या उस पानी के स्पर्श की याद दिमाग के न्यूरॉन्स में नहीं बल्कि सीधे रूह में बस गई थी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। यादों के बिना हमारा वजूद क्या है, और कैसे वो चीजें जो हम दूसरों के जीवन में छोड़ जाते हैं वही हमारी सबसे पक्की पहचान बन जाती हैं? आज की इस चर्चा ने सच में कई नए दरवाजे खोले हैं। आज के इस गहन विश्लेषण ने निश्चित रूप से इस विषय को देखने का एक नया और गहरा नजरिया दिया है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तरफ से भी सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में एक नए विषय और नए विचारों के साथ। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नई समझ के साथ देखते रहिए।